नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वह शख्स का नाम है जो एक चिराग की तरह है, खुद को जलाकर पूरी दुनिया को रोशन किया, पूरे देश को रोशन किया, संविधान का निर्माण किया ताकि आज तक हम पूरी आज़ादी के साथ हर व्यक्ति शिद्दत के साथ जी सके। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ साथ उनकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रासंगिकता है, उन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में दो विद्वान मौजूद हैं। पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत के पहले उनसे आपका परिचय करवाएं। हमारे बगल में हैं डॉक्टर हरिनारायण ठाकुर, मोतिहारी एमएस कॉलेज सहित कई कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर इनका लंबा काम रहा है, लंबा शोध रहा है। उनके बगल में हैं डॉक्टर राजीव कुमार, एलएस कॉलेज में हिस्ट्री के प्राध्यापक हैं। उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से यूथ को लेकर, युवाओं की जब बात आती है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कैसे फिर से जीवित होते हैं हमारे बीच। इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। क्या लगता है जब हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान की बात आती है, देश की आज़ादी की बात आती है, हर उस व्यक्ति की आज़ादी की बात आती है जिसे हम समाज के सीमांत छोर पे देखते हैं, समाज के अंतिम छोर पर देखते हैं, जिसे उन्होंने जीने का अधिकार दिया। कैसे देखते हैं आप उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को? बाबा साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व आज के लिए सबसे उपयोगी और आवश्यक है। बाबा साहब के पूरे जीवन संघर्ष को देखें, उनके व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को समाज पर, देश पर के प्रति उनके अवदानों को, तो उनके समय को दो भागों में बांटना पड़ेगा जी। पहला अम्बेडकर 1891 से 1920 तक का अम्बेडकर, और उसके बाद 1920 से 1956 आजीवन बने जो अम्बेडकर हैं, सो अम्बेडकर। और उसी समय का देश और दुनिया, उस समय देश और दुनिया जैसी थी, उस समय का समय और समाज था, उस संदर्भ में बाबा साहब को देखने की जरूरत है। बिल्कुल। 1920 से पहले आप देखें, बाबा साहब का जन्म एक फौजी छावनी, महू छावनी में होता है। उनकी कई पीढ़ियां ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करती होती है और वहीं पढ़ाई लिखाई उनकी होती है। उनके पूर्वजों को उतना सब कुछ नहीं झेलना पड़ा था जितना बाबा साहब को झेलना पड़ा। ये भी एक विडंबना है। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में इस बात की चर्चा भी की है कि किस तरीके से इसलिए ऐसा हुआ कि शिक्षा कमीशन वगैरह लागू हो चुका था और सैनिकों के बीच में सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था थी कंपनी में। वहाँ जात पात भेदभाव नहीं थे। तो इनके बाबा दादा को एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब बाबा साहब वहाँ जन्मे और 8-9 बरस तक वहाँ रहे जी, उसके बाद इनको समाज में आना पड़ा। पिताजी रिटायर कर गए, तो प्राथमिक शिक्षा जो अक्षर ज्ञान वगैरह था वहाँ महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब समाज में आए, मुंबई वगैरह में स्कूलों में, हाई स्कूल वगैरह में नामांकन हुआ, तो इन्होंने समाज को झेलना, देखना, महसूस करना शुरू किया। वहीं से 20 तक का बाबा साहब विदेशों में रिसर्च, जो भी डिग्रियां हैं, पढ़ाई लिखाई है, ये संघर्ष करते हुए बाबा साहब का, डॉक्टर अंबेडकर का निर्माण होता है। जी जी। और उसके पहले भारत का जो नवजागरण है, या बंगाल में नवजागरण कहिए, महाराष्ट्र में पुनर्जागरण बंगाल में कहिए, और महाराष्ट्र में नवजागरण था, वो रेनिसा था। वस्तुतः भारत का नवजागरण या पुनर्जागरण रेनिसा नहीं है। फिर भी बाबा साहब पर इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ा। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही सबसे ज्यादा बाबा साहब पर प्रभाव फूले का है जी। ज्योतिराव फूले। हाँ, उनकी तमाम पुस्तकें मराठी में जो उपलब्ध थी, बाबा साहब ने पढ़ी थी। गुलामगिरी हो, किसान का कोड़ा हो, चाहे शिवाजी के पावड़े, या जो भी है थे। इसके पहले बचपन में ही जब चौथी क्लास में वे थे, अपनी जाति, महार जाति में पहले चौथी क्लास पास अपने गांव से हुए, तो उस गांव में
अम्बडे गांव का नाम था, अम्बडे गांव में जश्न मनाया गया। और वहीं के एक मराठी लेखक ने इनको एक पुस्तक दी जो बुद्ध के जीवन पर आधारित था, बुद्ध के व्यक्तित्व और कृतित्व पर वह पुस्तक थी। उस पुस्तक से ही पढ़ाई शुरू होती है बाबा साहब की, समाज की पढ़ाई, धर्म की पढ़ाई। और वो उनके जहन में बैठ, हालांकि कालांतर में बाद में उन्होंने बौद्धिज्म लिया था, इसमें बात करेंगे। बुद्ध बैठ गए और बुद्धिज्म, कभी इनका पूरा खानदान ही कबीरपंथी था। तो बुद्ध और कबीर का सबसे ज्यादा प्रभाव बाबा साहब के प्राथमिक जीवन पर है, अंतिम जीवन पर भी। और उसके बाद प्रभाव पड़ा फूले का और विवेकानंद का। आप इस पक्ष को कोई नहीं देखता है। हम इससे बात करेंगे। राजीव जी से एक सवाल लेते हैं। राजीव जी, उन्होंने कई जगहों पे इस बात की चर्चा की है कि उनका हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, समाज का निर्माण किया, देश का निर्माण किया, लेकिन उन्होंने अपने निर्माण की बात अपने संघर्षों से जोड़कर उन्होंने देखा है। इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, उन्होंने जो जिया, उन्होंने जो संघर्ष को जिया, उसके बाद में कालांतर में उसको उन्होंने अपने किताबों में, रचनाओं में या समाज के निर्माण में उसे ट्रांसलेट किया। बिल्कुल। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो अंबेडकर साहब के बारे में एक बात बताऊं कि सर ने जो बात कही, उसी चीज़ को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि अंबेडकर के जीवन में जो भी परिवर्तन आए, वो सारे परिवर्तन के पीछे उनका वो चीज़ है जिसको पूरे ज़िंदगी में उन्होंने जिया, जिसको उन्होंने झेला, बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा। समाज में जो असमानता थी या एक तरह का जो पैटर्न था, जो छुआछूत की जो परंपरा उस समय एग्जिस्ट कर रही थी, या ब्राह्मणवाद की जो विचारधारा थी, कि वो विचारधारा जिसकी वजह से समाज का हर वो व्यक्ति जिस समुदाय से वो बिलोंग करते थे वो पूरा प्रभावित था। तो उनके पूरे आगे के व्यक्तित्व में देखेंगे, उनका जो व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, जब वो लंदन में जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहले पीएचडी करते हैं, फिर लंदन से जाके पीएचडी करते हैं, तो बाहर के सोसाइटी को वो देखते हैं कि पश्चिमी दुनिया कैसे जी रही है, वहाँ लोग समानता को कैसे जी रहे हैं, वहाँ के लोगों का जीने का स्तर क्या है, किस तरीके से उनको एक विधि या लॉ कहिए, लॉ के समक्ष समानता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से समानता के स्तर पे बात कर रहा है, जबकि अपने सोसाइटी में क्या हो रहा है कि जहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं वहीं एक आदमी दूसरे आदमी से समान नहीं है। इसका आधार जाति व्यवस्था हो सकता है, इसका आधार छुआछूत की व्यवस्था है, या सामाजिक जो भेदभाव है इस चीज़ का है। तो आगे चल के देखेंगे, जब उन्होंने अपने रचनाएं की, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश की बात करते हैं, कि पूरे उनको लगता है कि यही वो सिस्टम है, ये वो व्यवस्था है जो उनके व्यक्तित्व के विकास में या उनके समाज के विकास, बिल्कुल व्यापकता के तौर पे देखें तो वो उस जिस समाज से वो बिलोंग कर रहे हो, समाज के अगर विकास में कोई चीज अगर बाधा है तो ये जाति व्यवस्था बाधा है। तो उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इस व्यवस्था का विनाश हो जाना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको समझना चाहिए। और आज भी अगर हमारे समाज में कहीं गैर बराबरी है, समाज में असमानता एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आज आप इस चीज में खोज सकते हैं। जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने मनुस्मृति की बात किया और जो मनुस्मृति लागू करने की बात करता था, अंबेडकर साहब ने उसका विरोध किया। उस समाज में जीने वाले लोग, उनके समाज के लोग जो एक कुएं में पानी नहीं भर सकते थे, जिसमें ऊंची जाति के लोग भरते थे, तो उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। उसके विरोध में उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। और जब आगे का देखेंगे, जब सब जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन या 1920 के बाद का पक्ष देखेंगे कि इस पक्ष की बात को कैसे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठाने की कोशिश किया और कहा कि भाई उसके समाज, जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं और जो अन्य पिछड़े समाज के लोग हैं, उसको अधिकार दिलाने के लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है कि भाई उनको समानता दिया जाए। तो उस समानता के लिए उन्होंने पूरे जीवन में संघर्ष किया, चाहे वो मंदिर में प्रवेश करने की बात हो उसके लिए उन्होंने किया, या फिर राजनीतिक समानता की जब बात आई तो जब आप देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो गोलमेज सम्मेलन के समय सांप्रदायिक पंचायत की बात होती है कि वहाँ के जो गोलमेज सम्मेलन जो रैमजे मैकडोनाल्ड था उसके साथ मिलकर उन्होंने साउथ बोरो कमेटी के सामने भी उन्होंने प्रस्ताव रखा और कहा कि भाई एक अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाए, जो दलित और पिछड़ी जातियां हैं उसके लिए स्पेशली अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाए। वो एक समान नहीं रहना चाहिए कि बिकॉज कि उनका जब तक राजनीतिक अधिकार उनको नहीं देंगे तब तक उनका वो विकास नहीं होगा, उनको सामाजिक अधिकार उनको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, बहुत कम लोग इस चीज़ से अवगत होंगे
कि जो पूना पैक्ट की बात है, जिसमें है कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे उस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, तो उसके बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौते की बात हुई कि नहीं भाई, आप आरक्षण ले लीजिए, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दिया जाए, उनको भी निर्वाचक मंडल में जगह दिया जाए, उनको राजनीतिक अधिकार दिया जाए, सदन में उनका स्थान दिया जाए, ये सब चीज़ जरूरी है। तो इसके लिए हाँ, तो थोड़े से एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं बताना जो चाह रहा था आपको, कि जब दोनों पक्ष में समझौता हो गया कि ठीक है कुछ सीटें इनको दे दी जाएगी, तो गांधी जी, उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, विशाल था। जिस समय की बात 1932-35 की बात है ये, तो देखेंगे कि पूरे विश्व के फलक पे, सिर्फ भारत नहीं विश्व के फलक पे देखेंगे तो गांधी का व्यक्तित्व गांधी हो चुके थे बिल्कुल। और अंबेडकर का व्यक्तित्व एक चूंकि पार्टिकुलर समुदाय से वो बिलोंग करते थे, उसी की बात को उठाते थे, तो ये उस फलक पे नहीं थे। तो जो पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंबेडकर एक पक्ष हस्ताक्षर करने वाले थे, दूसरा पक्ष अंबेडकर गांधी नहीं थे। गांधी की जगह मदन मोहन मालवीय ने साइन किया, गांधी जी के वो प्रतिनिधि थे। और इसको शामिल करने का कारण क्या था कि मदन मोहन मालवीय जी खुद एक जिस समुदाय से थे, इनका संघर्ष उसी समुदाय के विरोध में था। तो वह कि भाई ठीक है, अब चूंकि गांधी उस समुदाय से नहीं थे, वो तो पिछड़ी जातियों से थे और मालवीय ब्राह्मण थे, तो और उनका विरोध उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, तो इसीलिए उस पर्चे पे साइन करने वालों में एक तरफ अंबेडकर थे और दूसरी तरफ मदन मोहन मालवीय थे। तो ये एक बड़ी बात है कि गांधी कैसे ऐसा प्लेटफॉर्म उन लोगों को उपलब्ध कराया कि भाई जिस चीज का आपका आजीवन विरोध रहा है, उसी के साथ बराबरी में लाकर दोनों के साथ उन्होंने समझा। ठाकुर साहब, वर्जनाओं को तोड़ने के बाबा साहब के पहले भी बहुत लोग आए, सोशल रिफॉर्मर, चाहे हम बात कर लें राजा राम मोहन राय की बात करें, बहुत सारे ऐसे शख्सियत हुए जिन्हें सोशल रिफॉर्मर के रूप में हम जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिन सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने में बाबा साहब ने जो अग्रणी भूमिका निभाई, और शुरुआती दौर से, स्कूल दौर से, जैसे राजीव जी ने भी कहा, आपने ये बातें कही, वो वर्जनाएं स्कूल के दौर से ही जो जकड़ने वो महसूस कर रहे थे, उसको उन्होंने तोड़ना शुरू किया। कितनी दिक्कतें महसूस हुई होंगी उस समय, मैंने किस तरीके से उन्होंने इन चीजों को तोड़ा? दिक्कत थी, जाहिर सी बात है। आज जब दिक्कत हो रही है तो उस जमाने में वो जो बद्धमूल समाज था, कितना संघर्ष झेलना पड़ा होगा। लेकिन बाबा साहब का संघर्ष इससे शुरू नहीं हुआ था। बाबा साहब का पूर्वार्ध, पूरे जीवन को देख लीजिए, 20 से पहले के बाबा साहब कौन है। बाबा साहब का अभियान पूरे राष्ट्र के निर्माण से शुरू हुआ। भारत कैसा हो, पूरी दुनिया में हम कैसे दिखे, दलित पिछड़ों हाशिए के लोगों की चिंता पहले उन्होंने नहीं की। विदेश जाने से पहले तो उन्होंने से देखा था, झेला था, लेकिन एक तरह से ये गांधी जी जिस तरह देख रहे थे, वही दृष्टि थी कि ये यथास्थितिवादी है, इसमें सुधार की जरूरत है। बहुत वो एग्रेसिव नहीं थे इसके खिलाफ। जब विदेश से लौट कर आए तब एग्रेसिव हुए और इसके खिलाफ आंदोलन उन्होंने शुरू किया, पूरी दुनिया को देखने के बाद। नहीं तो आप देख लीजिए, पहला शोध है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 1916 का, उनका 5 मई का, 5 या 10 मई का है। उसी शोध में आप इसके पहले विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसको लेकर के आज की राजनीति एकदम उछाल मार रही है, और विवेकानंद ने कहा विदेशों में कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसको बाबा साहब ने कैसे लिया था। देखिए, उस शोध पत्र में बाबा साहब ने 1916 का शोध पत्र है, ये विवेकानंद ने कहा था 1893 में शिकागो में, चाहे बाहर जा करके। उस समय न भारत राष्ट्र बना था, न राजनीतिक दृष्टि से एक था न वैसी कोई बात थी। लेकिन बाबा साहब ने उस शोध पत्र में, जैसे सांस्कृतिक रूप में हम हो सकते हैं, कई देश एक हो सकते हैं, भारत नेपाल की संस्कृति एक हो सकती है, तो इस तरह से अपनी संस्कृति को लेकर सांस्कृतिक रूप से भी भारत एक नहीं था। फिर भी चूंकि भारत को हीन दृष्टि से दुनिया ही नहीं देख रही थी, यूरोप और अमेरिका ही नहीं देख रहा था, बल्कि हम खुद भी देख रहे थे। यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी इसको एकदम से, इसके धर्म को, इसके समाज को इस तरह से बहुत हे दृष्टि से देखता था। विवेकानंद की दृष्टि, सर्वधर्म सम्मेलन वहाँ में, ये उद्देश्य इनका था कि भारत को की गरिमा को बढ़ाई जाए। विदेशों में हम ऐसे प्रस्तुत करें भारत को
हिंदू ही धर्म माने, हालांकि भीतर से विवेकानंद ने पूरी तरह नहीं माना इसको। उनका वेदांत बुद्ध के शून्यवाद, बौद्ध दर्शन के शून्यवाद और शंकराचार्य के वेदांत का मिला जुला रूप है। तो ये अलग बात है। तो बाबा साहब ने विवेकानंद का अडॉप्शन किया उसी रूप से कि हम विदेशों में भारत को कैसे रखें कि भारत की गरिमा बढ़े। और उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कन्याकुमारी से ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कच्छ से असम तक, इस तरह से भारत को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और भारत की सांस्कृतिक एकता को स्थापित बाबा साहब ने किया। इसलिए बाबा साहब को कभी कभी राष्ट्रवादी कह दिया जाता है, फूले को मानवतावादी तो फूले थे। लेकिन उसी बात बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेज लोग देरी से आए और जल्दी चले गए। इस देश को सुधारने के लिए अंग्रेज जैसी व्यवस्था की जरूरत थी। देखिए बाबा साहब का विरोध, बाबा साहब शुरू से लेकर के 20 के बाद आए तो तब से लगभग 26 से लेकर जीवन पर्यंत वो किसी न किसी पद पर बने रहे जी। मुंबई में असेंबली लेजिस्लेचर काउंसिल के सदस्य रहे 36 तक, 26 से 36 तक। उसके बाद वो चुनाव लड़े, फिर वो मनोनीत थे और 13 उनका लेबर पार्टी उन्होंने बनाई, 13 सदस्य इनका जीता था, विधायक बने। और फिर उसके बाद जब 46 में इसका संविधान सभा का चुनाव हुआ, बीच में जो चुनाव हुआ इंटरिम गवर्नमेंट में, उसमें इनकी पार्टी हार गई। लेकिन जब वो चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए तो मुंबई में ये हारे, तो जिन्ना से या मुस्लिम लीग से, उस समय मुसलमान लोग बहुत मानते थे बाबा साहब। बांग्लादेश जो आज का है, उस समय मुस्लिम लीग हिंदू महासभा ने मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। तो वहीं से चुन करके आए बाबा साहब संविधान सभा में 46 में, जुलाई 46 में। तब से इनका ये है। जब लौट करके आए तो बाबा साहब ने देखा कि ये तो बहुत ही दकियानूसी व्यवस्था है हमारी समाज व्यवस्था। ये हिंदू धर्म, बाबा विवेकानंद भी कहे थे, विवेकानंद ने भी कहा था यह देश शाक भाजी खाने वाले साधुओं से, पेट के रोगी, आंत के रोगी साधुओं से भर गया है। इसको हटाओ, पश्चिम को त्याग की जरूरत है और इस देश को भोग की जरूरत है। उल्टे हो रहा है, यही त्याग कर रहा है और भोग कर रहा है। पश्चिम को कहा, विवेकानंद ने 2 दर्शन दिए, अम्बेडकर ने भी 2 दर्शन दिए, भारत के लिए अलग और पाश्चात्य देशों के लिए अलग। तो इन्होंने कहा कि खूब खाओ, पढ़ो, लिखो, जो 3 सूत्र है बाबा साहब के, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये क्या है? तीनों बौद्ध दर्शन से सीधा लिया हुआ सूत्र है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम। बुद्धम शरणम गच्छामि को इन्होंने कहा शिक्षा, बुद्धि के शरण में जाओ, शिक्षित बनो। संघम शरणम गच्छामि को कहा संगठित हो जी। और अंत में जो धम्म है उसी को कर्म से जोड़ते हुए, जो असल में कर्म ही है, जीवन संघर्ष को इन्होंने कहा संघर्ष करो जी। तो वो जो जीवन का संघर्ष है, इसी में पूरी जिंदगी बीत गई। गांधी से जोड़ लीजिए अभी अब अम्बेडकर को, कि गांधी ने भी जीवन भर सत्य का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा का ही नाम उन्होंने दिया है, सत्य का प्रयोग। अल्टीमेटली उन्होंने नहीं कहा। बाबा साहब पर भी बुद्ध का प्रभाव है और जैन का भी। महावीर का सबसे ज्यादा प्रभाव गांधी पर है, बुद्ध का भी प्रभाव है, लेकिन गांधी पर महावीर का प्रभाव ज्यादा है। अनेकांत दर्शन उन्होंने लिया सयादवाद वहां से, और उसी को सत्य का प्रयोग करके जीवन भर, यह हम ही सच्चे नहीं है, दूसरा हो सकता है हम जो बोल रहे हैं। बुद्धि का आतंक उन्होंने कहा था कि अपनी बात को थोपना लादना। तो बाबा साहब ने भी अल्टीमेटली कहा कि जीवन संघर्ष है और संघर्ष करो।
राजीव शिक्षित जी, बनो। जैसा तो उसी संघर्ष में जी इन्होंने समानता, जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा था अंबेडकर गुरुदेव पर भी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जी। विवेकानंद और इन पर ये अंबेडकर पर सबसे ज्यादा। तो तीनों सूत्र को उन्होंने अपनाया, लिया और संविधान में पूरा का पूरा रखा। इसी का संघर्ष करते रहे, समानता। जी, जी, आप देख लीजिए संविधान को, संविधान का जो प्रियम्बुल है उसमें क्या 4 सूत्र है। उसकी संविधान की प्रस्तावना के 4 सूत्र में पहला ही है जस्टिस, न्याय होना चाहिए। उसके बाद समानता है, इक्वलिटी है, फिर ये स्वतंत्रता, लिबर्टी है, और अंत में फेडनिटी है। मतलब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सब उन्होंने संविधान का मूल ये मूल यही 4 है। और यही फ्रांसीसी क्रांति के भी सूत्र थे। विश्व बंधुत्व हम कहते तो आए थे, हालांकि विश्व बंधुत्व की अवधारणा प्रबंधन से आए, भारत संस्कृत साहित्य की मूल अवधारणा नहीं है, तमिल का है। ऐसे विश्व बंधुत्व की जो अवधारणा है, वो प्रायोगिक तौर पे कितना सही है, तो हाँ, मुझे लगता है बहुत बड़ा बहस कैसी है। आपसे एक सवाल बाबा साहब ने पूरी कोशिश की कि कानून बनाकर हम इसको लागू करें। कि ऐसे तो गांधीवादी रास्ते अलग थे, दोनों का सब। देखिए, समानता लाने का प्रयास गांधी ने भी किया, अंबेडकर ने भी किया। अंतर केवल ये था कि गांधी सवर्णों की ओर से सुधार चाहते थे, उस वर्ग को चाहते थे सुधरे, और बाबा साहब बाद में ही हुआ। वो विदेश से लौटने के बाद बाबा साहब का पूरा संघर्ष ये समानता लाने का संघर्ष है। इसी में हाशिए के लोगों को, स्त्रियों को, बताइए, हिंदू कोड बिल लाना। इसमें मैं 2 बातें करूंगा इसमें। जो कोरोना यूथ के बारे में जो बातें की है, और महिला उत्थान के बारे में बाबा साहब ने बहुत सारी चीजें लिखी थी। बिल्कुल राजीव जी, इन्होंने जो बातें कही शिक्षा को लेकर, कई जगहों पे उन्होंने शिक्षा को खास करके जिस समाज से वो आते थे, जिस समाज के उत्थान की बात लगातार उन्होंने, उत्थान की बात तो पूरे देश की थी, लेकिन उन्होंने जो बात की थी कि समानता का जब तक हम सामाजिक रूप से समान नहीं होंगे, देश उत्थान नहीं कर सकता है। शिक्षा को लेकर आप किस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य की जो शिक्षा है, या जो यूथ को लेकर आप कैसे देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को? बिल्कुल, इसमें अंबेडकर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है इस मामले में बहुत बड़ा है जी। जैसे एक जो बेसिक बात है, पहले मैं थोड़ा उसकी चर्चा कर दूं, फिर इस मुद्दे पे आऊँगा जी। कि गांधी भी समाज में समानता चाहते थे, सर ने जो बात कहा, और अंबेडकर भी चाहते थे, लेकिन दोनों का अपना अपना नज़रिया था। गांधी का सोचना था कि समाज में समानता आए सवर्णों की ओर से, लेकिन उनका ये कहना था कि सवर्ण स्वेच्छा से अपने अधिकारों का त्याग कर दे। सवर्ण अपनी तरफ से स्वेच्छा से जो विशेषाधिकार अभी तक जो जन्मजात या किसी वजह से लंबे समय तक उनका जो विशेषाधिकार था जो पा रहे हैं, तो गांधी का कहना था कि स्वेच्छा से उसको छोड़ दे। लेकिन अंबेडकर को लगता था कि ये जो समानता है ये स्वेच्छा से नहीं आने वाली, इसके लिए मुझे संघर्ष करने की जरूरत है। तो उनका जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो ड्राफ्ट कमेटी के अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे, और उस समय जो पूरा डिबेट है, उस डिबेट को आप पढ़ेंगे, यदि उसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि उसमें इनका पक्ष क्या था कि मैं कानून बना के उसके जरिए समानता लाने की कोशिश करूं। दोनों के नज़रिए का अपना फर्क है। तो आज के एजुकेशन के संदर्भ में, आज के यूथ के संदर्भ में जो आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, मेरा इस पर जो अपना पक्ष है वो ये है कि उनका अंबेडकर का यहाँ भी पक्ष वही है कि कानूनी समानता लाया जाए। एक चीज़ उन्होंने और भी कहा कि जो उदारवाद का कंसेप्ट था पश्चिमी देशों का, उदारवाद का, तो अंबेडकर ने उदारवाद का विरोध किया। अब हमारे आपके दिमाग में बात आएगी कि भाई उदारवाद तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, इसका विरोध करने का वजह क्या था? तो इसका उनका मानना था कि यह जो उदारवाद है ये उपनिवेशवाद का पोषक है, और वही उपनिवेशवाद अपने देश को जो पिछड़ापन है उस पिछड़ापन का एक बड़ा कारण वो भी है, कई कारणों में एक कारण वह भी है। तो उनको लगता था कि उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, और उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए सुधारवादी जैसी संस्था जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था का विरोध करते थे। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट था कि भाई समाज में समानता लाएंगे, जो धन का जो असमान वितरण है उस असमान वितरण को दूर करने के लिए हम ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट लाएंगे, तो अंबेडकर उसका भी विरोध करते हैं। कहते हैं कि नहीं, ऐसे ये नहीं आएगा। आप राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, न्यायिक समानता, ये सबकी बात होगा जो, और उसके लिए उनका मानना था कि शिक्षा जो मूल तत्व है,
यही है जो पूरी इस व्यवस्था को बदलाव लाने में और जो समाज में चैन तरह की असमानताएं हैं उसको दूर करने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। और चूंकि अपने शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही उन्होंने तमाम चीज़ों को झेला था, तो उनका पूरा ये कंसेप्ट था कि अब जो शिक्षा हो, शिक्षा का जो वितरण हो या बच्चों में या समाज में जो शिक्षा का प्रसार हो, तब इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, पूरी तरह से बराबरी के लेवल पे हो। आज आप देखेंगे कि भारत का स्कूलिंग सिस्टम बहुत अजीब तरह का है। जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं उनका स्कूलिंग कैसे हो रहा है उनके बच्चों का, और जो पिछड़े समाज के लोग हैं या अति पिछड़े दलित हैं उनका स्कूलिंग कैसे हो रहा है। तो ये बड़ा डिफरेंसेज है। और तो अंबेडकर को यही याद करने की ज़रूरत है, उनकी प्रासंगिकता यहीं पर है कि आप दोनों के बीच सामंजस्य लाइए और उसको समानता के स्तर पर लाइए। ठाकुर जी, कितना कठिन लगता है जब हम उनकी प्रासंगिकता की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें किताबी होती हैं, लगता है कि उन्होंने ये बातें कही थी, लेकिन आज के दौर में भी उतना आसान नहीं है उन्हें प्रासंगिक तौर पर। बिल्कुल संक्षिप्त में आप बताएं। कौन सा पक्ष? पूरे समाज सुधार के लिए बाबा साहब का संघर्ष बहुत बड़ा है। जी। उन्होंने शिक्षा की बात पहला ही आयोग के हंटर कमीशन के सामने फूले ने रखा था प्रस्ताव, और जो रखा था सुझाव दिया वो लागू हो गया भारत में जी। हंटर कमीशन ने ही बाबा साहब को कंपनी की सरकार हो चाहे बाद की सरकार वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो उसने हमेशा अपने साथ रखा। बाबा साहब जितना पढ़े लिखे उस जमाने में बहुत रेयर कोई थे, इसीलिए इनको कानून की जरूरत जानकारी थी और सब कुछ समझते थे। उस समय अंग्रेजों का विरोध शुरू नहीं हुआ था, इनको रखा जाता था हर समिति में, चाहे साइमन कमीशन हो चाहे और सभी सुधार समिति। ठाकुर साहब, आपको बीच में हम बोलना चाहेंगे, कार्यक्रम का समय सुनिए ना, समाप्त होने जा रहा है। हम फिर से इस पे कंक्लूड। आपने पूछा है क्या प्रासंगिकता है, तो उनकी प्रासंगिकता ये थी कि पहले वो बाबा साहब सुधार चाहते थे, आमूल सुधार धर्म के माध्यम से। पहले धर्म का सुधार होगा, फिर समाज का सुधार उससे हो जाएगा, फिर राजनीतिक सुधार होगा। इसलिए उनका अधिकांश समय धर्म में बीता। धर्म के सुधार में अंतिम पुस्तक उनकी है बुद्धा एंड धम्मा, बुद्ध और उनका धर्म। तो बौद्ध धर्म में 35 में तो उन्होंने घोषणा कर दी। फिर से चर्चा करेंगे। आज़ादी की लड़ाई के बाद की जो आज़ादी है, अगर उसका श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज़ादी के बाद कैसे आप आज़ाद तरीके से रह सकते हैं, समाज की समानता की बात हो या फिर समाज में सीमांत पे जो लोग हैं उनकी आज़ादी, उनके अधिकार की बात हो, ये थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी जीवनी और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पे हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद।